आपने प्रश्न किया कि धन किन भावों से आता है। तो इसका आंसर ये है कि लक्ष्मी जी ज्योतिष में 12 भाव है और हर भाव से हमें धन आता है। कोई भी ऐसा भाव नहीं है जिससे धन ना आता। अब धन को निकालना कैसे है, ये एक अलग बात है। हर व्यक्ति के भाग्य में अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। हम एक जैसा काम नहीं करते, तो हमारे सोर्स ऑफ इनकम भी अलग अलग है। नंबर एक बात तो ये। अब सोर्स ऑफ इनकम देखने का सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र ये है कि जो दूसरा भाव है वो हमारी जमा पूंजी है। कौन सी जमा पूंजी? जो हम पीछे से लिखवा करके लेके आए, जो भगवान ने लिख दिया, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा गया कि तेरे जीवन का संघर्ष इस पॉइंट से आरंभ होता है। अगर तू एक अमीर बाप के यहाँ पे पैदा होता तो तू उससे आगे की सोचेगा। अगर मैं एक करोड़पति के पिता के घर में आया हूं तो मैं 1 करोड़ से ऊपर की बात सोचूंगा। मैं अगर 1 लाख वाले पिता के घर में आया हूं तो मैं 1 लाख से ऊपर की बात सोचूंगा। और अगर मैं झोपड़पट्टी में आया हूं तो मैं झोपड़पट्टी से मैं एक 1 रूम सेट बनाने की बात को सोचूंगा। तो हर व्यक्ति का संघर्ष का प्रारंभ बिंदु अलग अलग है। तो ये सेकंड हाउस डिसाइड कर रहा है कि हमारा प्रारंभिक बिंदु क्या है। वो धन भाव वैसे धन भाव नहीं है, वो हमको इंडिकेट कर रहा है केवल कि भाई तुम्हारी यात्रा यहां से आरंभ हो रही है। अब मान लीजिए सेकंड हाउस किसी का अच्छा है, इसका मात्र एक ही इंडिकेशन है कि आप अच्छे परिवार में आ गए। सिंपल इतना कि आप एक अच्छे परिवार से आ गए। अब ये देखना पड़ता है, ये मैथमेटिक्स की तरह है ज्योतिष। हम कहते हैं ना ज्योतिष मैथमेटिक्स। पर आप लोग कह रहे होंगे कि अभी तक तो मैथ आया ही नहीं, जमा जुड़ना जमा जोड़ गुना भाग तो अब तक आया ही नहीं। और हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी मैथमेटिक्स। वो कौन सा मैथ? मैथ में समझा। आपके पास कितना पैसा आपकी जेब में रहे, कमाया हुआ या गवाया हुआ, तो आपका सीधा आंसर होगा जी जो कमाया। और जो गवाया उसमें से हमने जो घटाएंगे वो हमारे पास बचेगा। हमने 100 रुपया कमाया और 80 रुपया खर्च कर दिया तो हमारे पास 20 रुपया रहेगा। यही गणित है, सामान्य गणित। अब हम पीछे से लेकर के आए धन, उसने तो सेकंड हाउस ने बता दिया। और हम पीछे से कर्जा कितना लेकर के आए वो भी तो डिसाइड करेगा। कितना कर्जा हमारे सिर के ऊपर है, वो सेकंड का उल्टा अष्टम भाव। जब हम धन को देख रहे हैं, सोर्स को देख रहे हैं, तो हम उसके लॉस पॉइंट यानी कि उसके कर्जे वाले पॉइंट को भी देखेंगे, जो कि आ रहा है 8वें भाव से। अब दोनों में हमारा कोई वो नहीं है, हमारा हाथ कुछ नहीं है इसमें। इस प्रेजेंट लाइफ में हमने कुछ नहीं किया। जो पीछे से लेके आए तो हमें पता नहीं भाई हमने पिछले जन्म में क्या किया। और पीछे से जो कर्जा आया उसका भी नहीं पता भाई ये कर्जा क्यों है हमारे ऊपर, कुछ नहीं पता। अब दूसरे और 8वें के बाद से हमने यात्रा को आरंभ करना है। वो यात्रा को आरंभ करने वाले बिंदु कौन सा है? तो अब हम ज्योतिष को 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं। अब मैं आम आदमी की तरह आपसे हम बात करें कि साहब कौन आदमी पैसा कमा सकता है जीवन में? धन योग इसी का तो मतलब धन योग है ना। आप एक धन कमाने वाले व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए? चलो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लीजिए, भाई वो व्यक्ति धन कमाए,
आपको आंसर मिलेगा। नहीं बोलेंगे एक एक करके, जो जो दिमाग में आ रहा है, कैसा आदमी होना चाहिए तो पैसा कमा लेगा। सर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, कार्य सेल्फ करने की होना, क्षमता होनी चाहिए। अब कार्य करने की क्षमता कहाँ से आती है, किस हाउस से आती है? थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस तो आपके एफर्ट्स का है। जी आपने क्षमता बोला है, क्षमता का मतलब सामर्थ्य। सामर्थ्य आता है दसम भाव से। जी कार्य करने का जो सामर्थ्य आता है वो दसम भाव से है। वो क्षमता नहीं आती तीसरे से। तीसरा तो एफर्ट्स करवा रहा है। सामर्थ्य में और एफर्ट्स में अंतर है, प्रयास में और सामर्थ्य में। सामर्थ्य का मतलब है तो इट्स वेरी इजी फॉर मी, तो वो मेरा सामर्थ्य है। अगर आप मुझे कहेंगे कि ज्योतिष पे योग करवा दो, तो मैं बोलना शुरू कर दूंगा, ये मेरा सामर्थ्य है। पर मैं योग को सीख रहा हूं, तो ये मेरा प्रयास है। तो थर्ड नहीं, टेंथ। बहुत अच्छी बात बताइए। जिसके अंदर कार्य करने का सामर्थ्य हो वो पैसा कमाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, इसे लिखते रहो। अब आपके धन कहाँ कहाँ से आएंगे अब आपको खुद ही पता चलेगा। यानी कि उसका दसम भाव अच्छा होना चाहिए। और कोई गुण बताओ। सभी सभी लोग बता सकते हैं, ये नहीं कि लक्ष्मी जी बताएंगी। सभी बताइए, दिमाग लगाइए, दौड़ाइए, सभी इच्छा क्लास में मजा के आएगा। लिए प्रयास करना, हैं जी? धन कमाने की इच्छा और उसके लिए प्रयास करना, उसी डिजायर, डिजायर टू गेन मोर मनी, यही कह रहे हैं रेणु जी। डिजायर गेन मोर मनी दैट कम फ्रॉम द 11th हाउस। लिखिए कि इच्छा शक्ति होने चाहिए, इच्छा होनी चाहिए धन कमाने की। अगर इच्छा ही नहीं होगी तो धन क्यों कमाएगा भाई? थर्ड वन, एफर्ट्स, एफर्ट, एफर्ट। थर्ड हाउस लिखिए, सही सोच। सही सोच। सही की कोई डेफिनेशन नहीं है सही से। हर आदमी सही सोचता है, इसलिए तो किसी के समझाने से समझता नहीं है। सर धन को अगर हम कमाते हैं तो धन को किस तरह खर्च करना है, इसका भी कोई पैमाना होगा ना, या है? तो कोई पैमाना नहीं है। क्या सर पैमाना? सर बुद्धिमान होगा तो। ये आंसर मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से। फर्स्ट चीज, इंटेलिजेंस। अगर ये अकल होगी तो दुर्भाग्य भी लिखा होगा तो कुछ अच्छा कर लेगा। पटरी पे ना लगा करके रेडी पर आ जाएगा, और रेडी पे ना लगा करके छोटी सी दुकान पर आ जाएगा। अगर उसका दिमाग अच्छा होगा तो वो प्रोग्रेसिव होगा। अच्छे दिमाग को ही हम प्रोग्रेसिव माइंड कहते हैं। अब यहाँ पे समझना होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गुड ब्रेन। अच्छा दिमाग किसे कहें? अच्छा दिमाग वह है जिसके पास लर्निंग कैपेसिटी है, जो लर्न कर सकता है, जो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकता है, जो चारों तरफ आंखें घुमा करके देख के समझ सकता है कि एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है। फर्स्ट चीज, योर इंटेलिजेंस। दैट मीन्स योर इंटेलिजेंस कम फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से आती है इंटेलिजेंस, बिल्कुल आती है। इंटेलिजेंस आपके फर्स्ट हाउस से। सर कार्य कुशलता, कार्य कुशलता, कार्य को सही ढंग से करना, कुशलता पूर्वक करना, एक्सपर्टीज के साथ करना, ये 10th हाउस का ही भाग है। और कोई? सर लास्ट में इसके आता है भाग्य। कर्म और भाग्य एक दूसरे के भाग्य, भाग्य का मतलब है स्मूथनेस इन लाइफ। कुछ ना करना पड़े तो भी पैसा आए, दैट इज योर लक। चलिए, अब इनमें से कुछ पॉइंट आप बोलना भूल गए जो मैं ऐड ऑन कर। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो होती है, वो है दिमाग।
सोचने समझने की शक्ति। फिर होती है इच्छा शक्ति, कि व्यक्ति में दिमाग तो पर इच्छा नहीं है धन कमाने, तो भी कुछ नहीं किया जा सकता। और फिर तीसरा है आपका कार्य करने का सामर्थ्य, जो कि 10th हाउस से आता है। परंतु ये सब तो आपका पेट भरने तक सीमित है। एक आदमी दिमागदार है, अपने काम का एक्सपर्ट है, अब वो कोई काम करने बैठता है, अपने काम को बड़ी कुशलता से करता है, अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं उसके पास और कहते हैं भाई ये बहुत अच्छा कारीगर आदमी है, इसके पास यहाँ जाएंगे तो फटाफट ये काम करके दे देगा। तो अपने लोकल एरिया में वो बड़ा अच्छा कमा लेगा, अपना घर परिवार पाल लेगा, जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास तक पहला भाव, 10वां भाव, 11वां भाव इज ओके। सर दूरदर्शिता, या दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब होता है दूर तक देखने की शक्ति। क्या होने वाला है मार्केट में, नेक्स्ट क्या होने वाला है, इसको समझने का सामर्थ्य रखने वाला, दूरदर्शी। अब यहाँ पर हम इसको ग्रह से जोड़ेंगे, भाव से नहीं जोड़ेंगे। एक चीज जो आदमी को मल्टी मिलियनियर बना देती है वो है आपका न्यू इनोवेशन, न्यू क्रिएटिविटी। मार्केट में रातों रात वो चीज बिकती है, खड़े हाथ वो चीज बिकती है जिसमें कुछ नयापन है। हम सभी मानते हैं कुछ भी नया जो आएगा वो रातों रात चलेगा और मल्टी मिलियनायर बना जाएगा। और वो क्रिएटिविटी आती है 5th हाउस से। तो धन के अब कौन सा भाव जुड़ गया? 5म भाव। इनमें से 1st हाउस एंड 5th हाउस, अगर दो चीज जुड़ गई तो ये समझ लो अब आपके पास मल्टी मिलियनायर बनने का योग बन गया है। अगर 1st और 5th सही होगी, अब तो एक ही चीज की जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन। आपको सही सही इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ से देखेंगे? इंटेलिजेंसी का इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ से देखते हैं? आपने कहा दिमाग बहुत अच्छा है, हमने मान लिया दिमाग बहुत अच्छा है, पर क्या वो दिमाग सही जगह लग पाएगा? अब वो एक दिमाग अच्छा है, वो बम भी बना सकता है। दिमाग बहुत अच्छा है, वो चोरी भी कर सकता है। चोर बहुत स्मार्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना, पुलिस से ज्यादा स्मार्ट होता है और पुलिस से भी ज्यादा एक्सपर्ट होता है, इसलिए तो चोरी करने में कामयाब हो जाता है, सबको धत्ता देके। लोग तो ऐसे ऐसे हैं, सारी सिक्योरिटी को तोड़ करके बैंक तोड़ ले जाते हैं। तो सोचिए क्या दिमाग और क्या डेयरिंग होगी उनके पास, कितनी बोल्डनेस होगी उनके पास कि वो ऐसे करने की हिम्मत दिखा जाते हैं। तो केवल बुद्धि से ही काम नहीं चलेगा, काम चलेगा बुद्धि के इम्प्लीमेंटेशन से, कि व्यक्ति का बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है, जो उसकी खोपड़ी में आइडियाज आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, वो उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। ये ही उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करता है। एक व्यक्ति कहता है कि मैं दुनिया के लिए एक ऐसी नायाब चीज बनाऊं कि जिससे किसी व्यक्ति की ये फलानी समस्या सॉल्व हो जाए, हल हो जाए। और एक आदमी सोचता है कि कुछ ऐसा बनाऊं जिससे 40-50 लोग मर जाएं एक साथ ही। फिर दिमाग लगाता 40-50 का क्या मामला, 5 लाख आदमी कैसे मरे इसकी दिमाग लगाते हैं। ये दिमाग तो लगा रहा है पर गलत दिशा में लगा रहा है। दिशा भी कोई गलत नहीं होती है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से विध्वंस मस्तिष्क है, और विध्वंस मस्तिष्क धन की तरफ नहीं जाता। विध्वंस मस्तिष्क धन की तरफ नहीं जाता। धन कौन लेके आता है? सृजनात्मक मस्तिष्क हमेशा धन लेकर के आता है। हमेशा इस लाइन को याद रखें,
सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव ब्रेन आपके पास धन लेकर के आता है। लगन का लॉर्ड जिस हाउस में जाएगा वो डिसाइड करेगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंस, कि आपका इंटेलिजेंस कहां पर इम्प्लीमेंट होगा, किस हाउस में जाकर के इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यानी कि बुद्धि किस तरह के निर्माण में कार्य करेगी, कहां पर पार्टिसिपेट कर रही है बुद्धि आपकी, वो ही डिसाइड करेगी भाई करना क्या है। क्लियर हो गए? आप में से कोई अपना एग्जांपल देना पूछना चाहता है? लगन का लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है, मैं आपको बताता हूँ कि बुद्धि कैसे काम करती है। सेकंड हाउस। आपका बुद्धि का सॉरी आपका लगन का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है रेणु जी। हाँ जी। अब देखो तो बुद्धि किस तरफ जा रही है? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किस चीज का है? कुटुंब का धन संचित करने का। दिमाग कहाँ गया? कुटुंब में, परिवार में, धन को संचित करने में, वाणी के अंदर, लर्निंग्स पर। जो जो चीजें सेकंड हाउस में जाती हैं व्यक्ति का दिमाग उसी चीज में जाता है। सिंपल। अब ये देखो ये क्या धन योग बना? ये धन योग का बीज है। लगन का लॉर्ड सेकंड में चले गया ना, व्यक्ति के अंदर बड़ी ही अंदर से उत्कंठा होती है कि मुझे धन कमाना है। क्यों? क्योंकि दिमाग में धन चला गया। अब उसके अंदर ऐसे ही अपने आप बीज उग रहे। अब बीज उगा दिया धरती में, अपने आप एक दिन अंकुरित होगा, कुछ थोड़ी बहुत सेवा पानी कर दोगे तो पौधा बन जाएगा और फल भी आएंगे। तो जब भी आप देखिए लगन का लॉर्ड किसी का भी सेकंड हाउस में बैठे, आंख बंद करके समझ लो कि ये व्यक्ति धन के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा और धन कमाएगा। क्योंकि बुद्धि कहाँ गई? धन भाव में। हो गया कंप्लीट, आ गया धन योग। धन योग का मतलब ये नहीं है कहीं से एक्सरसाइज करना, सिर्फ आपने ये समझना है कि बुद्धि धन की तरफ है या नहीं है, या बुद्धि विध्वंस में, बुद्धि मारने काटने में लगी हुई है, बदला लेने में लगी हुई है, किसी को नीचा दिखाने में लगी हुई है, तो वो धन नहीं कमाएगी। वो क्या करेगी? जो पैसा कमाने में लगे रहते हैं, चुपचाप लगे रहते हैं अपने आराम से, तो चक्रों में ही नहीं पड़ते फालतू। नारा लगाने वाले लोग, पत्थर फेंकने वाले लोग, बसों को तोड़ने वाले लोग, इनमें से कोई एक ऐसा आदमी नहीं होता जो अमीर होता है, और जो अमीर होता है वो बस पे पत्थर नहीं मारता। देखो कमाल की बात, आपने अपने जीवन में किसी अमीर आदमी को बस पर पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा। आपने किसी अमीर आदमी को मंदिर मस्जिद पर पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा होगा। और जितने भी पत्थर फेंकते हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, बसों में, आप ये समझ लेना जाके उनके घर के हालात देख लेना, उनके पास पैसा नहीं है। समझ रहे हो बात? क्योंकि उनकी बुद्धि विध्वंस की तरफ है। जिसकी बुद्धि सृजन की तरफ है वो धन कमाए। सिंपल योग। अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका लगन का लॉर्ड तीसरे में हो? कोई नहीं है। लगन का लॉर्ड अगर तीसरे में होगा तो बुद्धि कहाँ जा रही है? एफर्ट्स करने, बार बार एफर्ट्स ही करता है, उसको मजा ही नहीं आएगा काम में, उसे लगेगा कुछ ना कुछ कमी है, और बढ़िया और बढ़िया, तो उस चक्कर में वो काम ही पूरा नहीं कर पाता, और बढ़िया के चक्कर में एक ही काम के पीछे लगा। किसी का लगन का लॉर्ड चौथे में है, लगन का लॉर्ड चौथे, तो चौथा क्या है? चौथा क्या है? कंफर्ट्स। बुद्धि कहाँ है? कंफर्ट्स की तरफ जाएगी, रिलैक्सेशन, कंफर्ट्स की तरफ, मन की तरफ, इमोशंस की तरफ। बुद्धि में इमोशंस घुस गए, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं हुई। अभी तक कौन सी अच्छी बात मान रहे हम? लगन का सेकंड में जाना। अब और अच्छी बात होगी लगन का पंचम में।
पंचम क्या था? क्रिएटिविटी। हम यही कह रहे थे कि आदमी बहुत अच्छा है वो। तो जिसका भी लगन का लॉर्ड पंचम में होगा या पंचम का लॉर्ड लगन में हो तो वो इंटेलिजेंट। और ध्यान रखना, इंटेलिजेंट आदमी धन कमाए। समझ गए? पहला सूत्र इंटेलिजेंसी, और इंटेलिजेंट आदमी धन कमाएगा। लगन का लॉर्ड पंचम में चला गया, उसके अंदर क्रिएटिविटी आ गई, उसके अंदर लर्निंग्स आ गई, सेल्फ इंप्रूवमेंट आ गई, वो सोशली बहुत ज्यादा बढ़िया, पब्लिक डीलिंग उसको करनी आ जाए। इनोवेशंस भी करेंगे। हैं जी? ऐसे लोग इनोवेशंस भी करेंगे। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करें। अब देखिए, ये अच्छा भाव आ गया, लगन का लॉर्ड छठे में जा, क्या मानेंगे अब आप? बुद्धि कहां जा रही है? छठे में जा रही है। बुद्धि कहां जा रही है? छठे में। और छठा क्या है? दुश्मनी, शत्रु, मुकदमेबाजियां, लड़ाई, फाइट्स। बंदे का दिमाग कहाँ लग रहा है? इन चीजों में लग रहा है, लड़ाई में, फाइट्स में, मुकदमेबाजी में, कोर्ट केस में, दुश्मनी में, दूसरे को हराने में, दूसरे को पीटने में। अब जिसको तुम पीटोगे वो तुम्हारा मित्र बनेगा कि शत्रु बनेगा? सिंपल सी बात, जिसे आप पीटोगे वो आपका शत्रु बनेगा। और शत्रु हमेशा ये ध्यान रखेगा कि कब बदला ले, तो हमेशा वो बदले की ताक में रहेगा। अब देखो ये अपोजिट हुआ, धन कमाते कमाते एक समय जरूर आएगा जब दुश्मन आपका बलवान होगा, जब वो आप पर अटैक करेगा। तो आप धन कमाना साइड में छोड़ोगे और अपनी जान बचाओगे, फिर धन कमाना साइड में रह गया और आप और वो गुत्था में गुत्था। धन कहाँ गया? कंटिन्यूस धन कमाना है, कंसिस्टेंसी के साथ धन कमाना है, इसलिए इट्स नॉट गुड, क्योंकि बीच में कंसिस्टेंसी को रोक देता है, धन कमाने की गति को रोक देता है। कोई भी बुरी दशा आएगी वो धन कमाने की गति को रोक देगी। इसलिए ऐसे लोग कमाते भी बहुत अच्छा और गवाते भी बहुत अच्छा है। ऐसे लोग कमा कमा करके फिर गड़बड़ी का शिकार हो जाते हैं, या उनकी गति स्लो हो जाती है, या बीच में ब्रेकर आ जाते हैं उनके। और अगर उनकी लाइफ को नजदीक से देखोगे तो ब्रेकर खुद ही बनाते रहते हैं अपनी लाइफ में। लगन का लॉर्ड सप्तम में जाना। सप्तम भाव क्या है? पार्टनरशिप। वो हमेशा नए नए पार्टनर ढूंढता फिर रहा है। हम इसे गलत नहीं कहेंगे, भाई पार्टनर ढूंढ रहा है ना, अपने साथी ढूंढ रहा है, वो अपने जैसे को ढूंढ रहा है जिसके साथ मिलकर के वो अपने आप को आगे बढ़ सके। तो सप्तम भाव एक प्रकार का वृद्धि स्थान भी है। यहाँ पर हमें जीवन साथी मिलता है तो हमें एक और एक दो हो जाते हैं। तो अगर लगन का लॉर्ड सप्तम में जाएगा तो सिंपल ये है कि वो और नए अपने साथ के एसोसिएट्स ढूंढ रहा है। लगन का लॉर्ड अष्टम में चला गया तो आप जवाब दो, आपको फटाफट जवाब मिलेंगे। इसके बाद एकदम बुद्धि में आ जाएगा धन कहां से आया। लगन का लॉर्ड यदि अष्टम में जा रहा है, अष्टम भाव के अंधकार, ऑलवेज कंफ्यूज, आई एम राइट, आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, आई एम रॉन्ग। जब राइट हूं तो बिल्कुल राइट हूं, किसी के बाप की नहीं सुनूंगा। रॉन्ग हूं, आई एग्री विद दिस कि आई एम रॉन्ग, बट सुनूंगा किसी के बाप की नहीं। समझ रहे हो बात को? पॉइंट समझ रहे हो ना? आई एम राइट तो राइट हूं, उस बात पे कोई डिबेट ही नहीं हो सकती। बट इफ आई एम रॉन्ग, आई एग्री विद दिस कि आई एम रॉन्ग, बट फिर भी मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं पब्लिकली इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि आई एम रॉन्ग, क्योंकि ही इज ऑलवेज कंफ्यूज कि सही क्या है गलत। इसलिए उसकी तलाश कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा खोजता रहता है, खोजता रहता है, खोजता रहता है। और उसको लगता है कि पता नहीं, जैसे वही वाली बात है ना कि अंधकार में चले रात को,
और अपने शहर की तरफ चल दिए, सारी रात चल रहे हैं, सारी रात चल रहे हैं, और बस उन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं कब सवेरा होगा या कब ये जंगल खत्म होगा। जंगल में घूमते रहते हैं। अष्टम भाव वैसे भी भूल भुलैया है, तो दिमाग कहाँ चला गया? अष्टम में चला गया, कुछ खोजने में चला जाएगा। गुप्त खजाना, गुप्त विद्याएं, दर्शन शास्त्र, दिमाग यहाँ चला गया। अब यहाँ चला गया, या तो वो धंधा ही ये कर ले, गुप्त खजाने वाला, गुप्त विद्याओं वाला, तो कमा लेगा पैसा। अगर वो इसमें नहीं है तो फिर क्या करेगा? गोल गोल घूमता रहे, धन कमा के भी नहीं कमाए। तो किसी का अगर आप लग्नेश दे दें, लग्नेश अष्टम में देखें, कह दे भाई तेरे लिए धन का सोर्स यही है, तेरी बुद्धि यहाँ जा रही है, जहां बुद्धि जा रही है ना उससे रिलेटेड काम बताओ, फिर भी उनको फायदा हो जाएगा कि भाई तू ज्योतिष का काम कर, तू फिलॉसफी का काम कर, तू कोई प्रवचन कर, तो कोई अकल्टिज्म का काम कर, कोई तंत्र का काम सीख, तो तेरे को फायदा हो जाएगा। अगर तू कुछ और करने लग बैठ गया कि मैं इंजीनियर हूं जी, मैं इंजीनियरिंग करूंगा, फेल है, कुछ नहीं हो सकता। 9th में गया, ये भाग्य है ना, अगेन स्मूथनेस, बट मेरा मानना है इट्स ए इंटेलिजेंस। लगन का नवम में जाना, नवम का लगन में आना, इट्स आल्सो ए इंटेलिजेंस। और फिर अगेन वो कमाए। लगन का लॉर्ड दसम में, बुद्धि कहां गई? कर्म में गई। अब वो इंटेलिजेंट नहीं है, पर वो कर्मठ है, वो अपने अंदर कुशलता को सीख रहा है, कर्म की कुशलता सीख रहा है। वो अपने आप को इतनी बार बार रिपीट करेगा कि कर्म में इतना कुशल हो जाएगा, तो भी धन कमाएगा। एक्सपर्ट आदमी तो धन कमाता है। लगन का लॉर्ड 11वें में हो, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, और लगन का लॉर्ड 12वें में चला जाना, हरियाणा में कहते गई भैंस पानी। क्योंकि दिमाग कहाँ चला गया? दिमाग चला गया खर्चे में। आज कहाँ खर्चा करें, आज वहां खर्चा करें, तो बहुत ज्यादा समय अपना वो वेस्ट। अब क्या धन योग बना? लगन का लॉर्ड लगन में बैठे, लगन का लॉर्ड सेकंड में बैठे, लगन का लॉर्ड पंचम में बैठे, लगन का लॉर्ड नवम में बैठे, लगन का लॉर्ड दसम में बैठे, लगन का लॉर्ड 11वें में बैठे। फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल हो। ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ये व्यक्ति धन कमाएगा, कैसे भी कमाए, कमाएगा, ये गारंटी है। अब लक्ष्मी जी ने बात जो की थी, हाँ थोड़ा ये मैं बता दूं, इनके कॉम्बिनेशन राजयोग, ये धन बहुत अच्छा है। मैं राजयोग इसलिए नहीं कराना चाह रहा क्योंकि प्रताप जी ने जरूर करवा दिए होंगे आपको, फिर भी चौड़ा सा बता दूं, केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध होता है, युति होती है, वो बहुत ज्यादा धन देने में सक्षम। सबसे उत्तम जो योग माना जाता है या युति मानी जाती है, वो एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट को माना जाता है। बट एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट अगर अच्छे भाव का अच्छे भाव में, जैसे लगन का लॉर्ड पंचम में चला जाए और पंचम का लॉर्ड लगन में चला जाए, या लगन का लॉर्ड नवम में चला जाए, नवम का लॉर्ड लगन में चला जाए, तो ये एक प्रकार का जो एक्सचेंज है वो गजब है। वो बिल्कुल उसी प्रकार का एक्सचेंज, उसी प्रकार के परिणाम देने में सक्षम होता है जैसे लक्ष्मी नारायण योग की तरह। अगर ये एक्सचेंज बहुत उत्तम कोटि की हो जाए, लगन का दसम में जाना, दसम का लगन में जाना, लगन का चतुर्थ में जाना, चतुर्थ का लगन में जाना, बहुत अच्छे एक्सचेंज, ये भी धन देते हैं और अच्छी मात्रा में धन देते हैं।
और फिर पंच महापुरुष राजयोग, गज केसरी योग, तरह तरह के योग हैं जो आपको धन दे सकते हैं। अब लक्ष्मी जी ने दूसरी बात की कि दृष्टि से, कि दृष्टि को कैसे देखा जाए, कैसे समझे। तो लक्ष्मी जी दृष्टि जो है वो इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है कि क्या आप ग्रह दृष्टि का लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। ये आपके ऊपर है। आप इच्छा करोगे तो वो चीज रिजल्ट देगी, नहीं तो नहीं रिजल्ट देगी। भगवान श्री राम की कुंडली में देखें, कर्क लगन है और लगन में ही गुरु विराजमान है और सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे, सप्तम भाव में ही मंगल बैठे। तो मैं एक सिंपल उदाहरण दृष्टि का दूंगा। तो मंगल गुरु को देख रहे हैं, गुरु मंगल को देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और गुरु के साथ चंद्रमा भी बैठा हुआ है भगवान के उनमें। तो चंद्रमा मंगल को देख रहा है, मंगल चंद्रमा को देख रहा है। अब मंगल कौन है? पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी। तो जो भी केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का स्वामी स्वयं अकेला ग्रह होता तो स्वयं अकेले में योगा कार्य। तो वो कहां बैठा है? सप्तम में। और किसको देखता है? चंद्रमा को। चंद्रमा कौन है? लगन का। तो संबंध बना किससे? हनुमान जी से। पर हनुमान जी कब आए राम के जीवन में? हनुमान जी जब आए जब राम ने इच्छा की। और हनुमान जी के जीवन में राम जब आए जब हनुमान जी ने राम की इच्छा की। आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, हनुमान जी पहाड़ पर बैठे बैठे राम राम का नाम जप रहे हैं और क्या कहते हैं कि मैं तो इंतजार कर रहा था कि मेरे प्रभु आएंगे। और जैसे ही वो कहते हैं भाई श्री राम, मैं कमाल की बात है, ये तो मेरे प्रभु, मैं तो पता नहीं कब से इंतजार कर रहा था। पर इससे पहले कहां थे? इतने टाइम तक हनुमान जी कहां थे? तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। रामायण पढ़ो तो राम, भगवान राम की कुंडली सामने रख लो, रामायण पढ़ने का मजा ही कहीं ना हो जाएगा। कुंडली यूं का यूं उनके बारे में बताएगी विस्तार पूर्वक। दृष्टि इच्छा मात्र से, अगर आप इच्छा करोगे किसी चीज की तो आपको वो ग्रह एक्टिवेट होकर के आपको फायदा देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो अगर किसी के भी कोई ग्रह है दृष्टि, लक्ष्मी जी पूछो ताकि मैं बताऊं फिर आपने क्या करना है। सर मैं थोड़ा पीछे जाऊंगी सर। लगन का लॉर्ड अगर छठे भाव में जाता है तो जो आपने सर बताया, मेरा लगन का लॉर्ड छठे भाव में है लेकिन अपने साथ वैसा नहीं है, तो क्या इस पे और कोई प्रभाव पड़ रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लक्ष्मी जी। पहली बात को हमें समझना होगा कि लगन का लॉर्ड छठे में जाना, छठा है क्या? छठा जीवन का संघर्ष है। 12 भाव में से छठा भाव सबसे ज्यादा खराब भाव माना जाता है। सबसे ज्यादा खराब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के शत्रु, जिसे षड रिपु कहा जाता है। 6 शत्रु हमारे अंदर बैठे हुए हैं और 6 शत्रु उसके बाहर। षड रिपु कहा गया है। जो षड रिपु है खुद के अंदर के शत्रु, दूसरी रोग, तीसरा कर्जा, चौथा मुकदमा, विवाद, फसाद। अब लगन का लॉर्ड जब छठे में चला जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सारी चीजों में फंसेगा, कि वो रोग में भी आ जाएगा, वो कर्जे में भी आ जाएगा, वो झगड़े में भी आ, ऐसा कभी भी नहीं होता। उनमें से कोई एक पॉइंट पर वो जाकर के फंस जाएगा, चाहे वो अपने अंदर के शत्रुओं के बीच में फंस जाए, चाहे वो बाहर के शत्रुओं के बीच में फंस जाए, या वो कर्जे में फंस जाए, या वो किसी बीमारी में फंस जाए, किसी एक चीज में वो फंस जाएगा। और अगर हम उसको बहुत करीब से देखें और बड़े ध्यान पूर्वक समझेंगे तो हम देखेंगे कि वो उससे बाहर निकलना नहीं।
अब आप कहेंगे ऐसा थोड़ी होता है, बाहर तो हर कोई निकलना चाहता है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये हम केवल ऊपर के दृष्टिकोण से देखते हैं, पर वास्तव में आप जान करके हैरान होंगे कि कुछ लोगों को दवाई खाने की आदत होती है। अगर डॉक्टर उनकी सारी दवाई बंद कर दे ना, तो भी वो हाजमोला ढूंढ लेंगे रात को। उनको नींद नहीं आएगी जब तक वो एक हाजमोला नहीं ले लेंगे तो। अच्छा, फिर नहीं लेंगे तो त्रिफला ही ले लेंगे। अच्छा, त्रिफला नहीं मिल रहा तो ये सब बोल के भूसी ले लेंगे। कुछ नहीं मिलेंगे तो कहेंगे हल्दी वाला दूध ही दे दो यार। उनको दवा के नाम पे कुछ चाहिए, दे आर एडिक्टेड। अब आप उससे कहो कि यार तेरे को दवाई खाने में मजा आता है, कहता कौन मूर्ख है जो दवाई खा के राजी है। भाई मैं तो दुखी हूं इसलिए दवाई खाता हूं। किसी भी आदमी से पूछे आप, आदमी का मतलब हर पेशेंट से पूछे आप, दवाई खा के कोई खुश नहीं, और दवाई खा, ये एक्चुअलिटी है। इसलिए जो आपने बता रहे हैं उसको ध्यान से मनन करना, अपने आप चीज में फंस जाएंगे। लग्नेश अगर छठे भाव में बैठा हो तो मकड़ी स्वयं के बनाए हुए जाल में फंस, और उससे चाह करके भी फिर बाहर निकलना मुश्किल होता है। पर हाँ, ज्योतिष की मदद से वो बाहर निकल सकती है। ज्योतिष में बहुत ज्यादा होप है, ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चाबियां हैं। अगर हमने सही पॉइंट पर लगा दी तो हम उससे बाहर आ सकते हैं। पर कुंडली में छठा भाव काफी नेगेटिव माना जाता है। कभी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन क्या है। ये काफी वो है लंबा। तो मैंने आपको दृष्टि संबंध भी बताया। दृष्टि से संबंधित कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछे। जरूरी नहीं है कि जो गुस्सेल होता है, जो लड़ता है, वो कोई लगने छठे वाला होता है, ये जरूरी नहीं है लक्ष्मी जी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, जिनका लगने छठे में है। मेरा एक स्टूडेंट था, मैं आपको एक कहानी बताऊं, इसका लगने छठे में था, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ी अच्छी नौकरी कर रहा था। हाँ, तो नौकरी ये अच्छी कर लेते हैं, तो नौकरी कर रहा था, सब कुछ अच्छा। पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, एक छोटी सी उसने बेवकूफी की और अपनी ओवर इंटेलिजेंसी के चक्कर में अपनी वाइफ को चीट किया, और बाद में जिसके चक्कर में चीट कर रहा था उसने भी लात मार दी, और फिर वाइफ ने भी लात मार दी। आज 3-4 साल हो गए, भारी चक्कर लगा, और अपने बच्चों से भी गया, बीवी से भी गया, और सिर्फ फालतू फंड। बड़ी अच्छी लाइफ चल रही थी। तो इसे क्या करें, जब उसने स्टोरी समझाई, उसके खास दोस्त जो उसका रूममेट था उसने बताया, तो मैंने माथा पीट लिया अपना कि अबे तू तो इंटेलिजेंट आदमी। फिर मेरा दिमाग गया, अरे लगने छठे में जाना इसे ही कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ले। इसका मतलब ये होता है कि हम कभी कभी गलत डिसीजंस में चले, और वो गलत डिसीजन हमारे जीवन में हमारी ही समस्याओं का एक साधन बन जाता है या कारण बन जाता है। इसका मतलब ये होता है ये एक प्रकार का रोग है। अगर इसका सही समय पे सही इलाज ना किया जाए तो लगने छठे वाले को जीवन में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। का कोई उदाहरण बता देंगे? इसका जैसे दृष्टि का एक मैं प्रैक्टिकल पूछ लूं? मैं तो हाँ पूछो ना, मैंने तो यही तो पूछा था। जी, जैसे 4th हाउस में हमारे मंगल, केतु और शुक्र बैठे हैं, और 10th हाउस से राहु दृष्टि दे रहे हैं, और 7th हाउस से शनि दे रहे हैं। मंगल और शनि आपस में दृष्टि दे पहली रहे बात हैं। तो आप समझे कि शनि ग्रह दशम दृष्टि दे रहे हैं चौथे पर, इतनी सी बात है। हाँ जी। अब इन्होंने का जो प्रश्न था, क्या शनि ग्रह जो दृष्टि दे रहे हैं, आप सप्तम दृष्टि को छोड़ दो, 1 मिनट के लिए भूल जाओ, उसमें तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं एक ग्रह से समझा रहा हूँ। ठीक। शनि की दशम दृष्टि हाँ चौथे पर पड़ रही है, और वहां पर मंगल, शुक्र और केतु बैठे हैं, और शनि द्वारा दृष्ट है। हाँ जी। तो क्या शनि हाँ का जी। इफेक्ट इस चौथे भाव पर आएगा, लक्ष्मी जी का ये प्रश्न था। तो हमारा आंसर ये था, अगर आप में इच्छा जागेगी शनि से संबंध बनाने के लिए, क्योंकि जो परस्पर दृष्टि संबंध होते हैं ना,
ये भी एक प्रकार की युति है, हाँ जी, एक प्रकार का कनेक्शन है, हाँ और जी, सबसे कमजोर तरह का हम्म, कनेक्शन माना जाता है। इसमें इतना दम नहीं होता, ये इच्छा शक्ति से ही दम पैदा होता है। अगर रेणु जी चाहेंगी कि शनि हमारे जीवन में आए तो शनि आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इच्छा के ऊपर है उनके। शनि कौन है? नौकर। ये चाहेंगे कि हमारे घर में नौकर आएगा तो आएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा। यानी जब चाहेंगे नौकर रख लेंगे, जब नहीं चाहेंगे तो नहीं रखेंगे। ये लोग, मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल। जी, पर क्या ऐसा हो सकता है कि बंदा ना चाहे फिर भी नौकर आए? होता है ना। आप अगर बहुत बड़े आदमी हो गए तो ना चाहते हो भी नौकर रखना पड़ेगा आपको। आप कोई राजनेता हो जाएं, आप कोई आईएएस हो जाएं, कोई आईपीएस हो जाएं, कोई बहुत बड़े रेपुटेटेड जो है पोस्ट पर पहुंच जाएं, तो आपको ना चाहते हुए भी रखना पड़ेगा। तो नौकर तो वहां पर तो भी ये शनि ही जब रहेगा। नौकर तो वहां पर भी शनि ही ये तो रहेगा। होगा सर, है जी? जब सर शनि की दशा अंतर्दशा आएगी तभी नहीं ऐसा नहीं, होगा। ऐसा नहीं नहीं, वो तो जन्म से ही है, बाय बर्थ। रेणु जी, वो तो बाय ओके, बर्थ। तो कभी कभी फिर ऐसा भी होता है कि आप चाहे ना चाहे नौकर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? धड़ाधड़ आने तो क्वेश्चन, आप तो बड़े शांत से ढीले ढीले बैठे हुए। वास्तु का, कोई राजयोग का, कोई ढंग की कोई कहानी बताओ भाई कोई। जैसे देखो, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, हमने बिल्कुल 50 मिनट निकाल दिया आराम से एक प्रश्न पे। अगर लगन लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो बताया तो था, लगन का लॉर्ड अगर 12th में चला जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लक्ष्मी जी और वो भी अगर सूर्य जैसा ग्रह हो। से लक्ष्मी जी अच्छे तरीके से हमेशा घर में आते रहें और विराजित रहें, इसके लिए घर के वास्तु को लेकर किस तरह की चीजें करनी चाहिए? वास्तु से भी बड़ी चीज है योग, आपके ग्रह। तो मैं 2 सूत्र बताऊंगा, एक वास्तु से रिलेटेड और एक आपकी कुंडली से रिलेटेड। कि सबसे पहले आप अपने उस ग्रह को पकड़िए जो ग्रह आपको 100% फाइनेंस में मदद पहुंचाता ही पहुंचाता है। उससे रिलेटेड देवी देवता की पाठ पूजा करने से आपको रोजगार में, धन के मामलों में आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो आप अपने पालन देवता को निकाल। आपकी कुंडली में जो अमात्य कारक ग्रह है, आत्मा कारक हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, अमात्य कारक ग्रह उसे कहते हैं जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है। ये आप सभी को मालूम है ना, अमात्य कारक ग्रह सभी को मालूम है। अमात्य कारक ग्रह को नवमांश कुंडली में आप रखें, और नवमांश कुंडली में जहां पर भी आपका अमात्य कारक ग्रह हो, उससे छठे भाव को देखिए कौन सा ग्रह या कौन सी राशि फॉल कर रही है। बस उस ग्रह से रिलेटेड देवी देवता की कंटिन्यूस पाठ पूजा करनी है। पहला सूत्र ये मैंने आपको बता दिया। उस देवी देवता को मानना, आराधना, साधना आरंभ कर दीजिए, रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, घर में धन आने के लिए वास्तु के अनुसार मैं बता रहा हूं, 2-3 कॉर्नर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है अग्निकोण। अग्निकोण साउथ ईस्ट कॉर्नर। साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये जो अग्नि है, घर की जो अग्नि है, ये हमारे धन की वृद्धि करती है,
धन के आवागमन में इसका सबसे बड़ा रोल होता है। सेकंड है आपकी उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन का संबंध बुध ग्रह से, ये कहा जाता है लक्ष्मी इसी दिशा से आती है, लक्ष्मी इसी दिशा से आती है। तीसरा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। जब इन 3 दिशाओं में प्रॉब्लम होती है तो धन में बाधा होती है। सर दिशाओं को हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि प्लॉट अनुसार तो प्लॉट सबके अपनी अपनी साइज के होते हैं, तो क्या देखिए, इसका? आप लक्ष्मी जी अपने घर के बीचों बीच चले जाएं, जी सर। जो अंदाजे से, मतलब अप्रोक्सीमेटली आइडिया लेके, और अपना मोबाइल पे जो कंपास आती है डिजिटल, ऐसे ऐसे घुमाएं, फिर थोड़ी सी कलाइयों से घुमाएं, और घुमाने के बाद उसको सही बिल्कुल एंगल पे एकदम ऐसे फ्लैट रख दे, और फिर बीच में मध्य स्थान में यानी कि ब्रह्म स्थान में रख करके देखें कि दिशा कहाँ कहाँ पर है। तो एक अपना पेपर लें A4 साइज का, अपने घर का मोटा मोटे तरीके से नक्शा बनाएं, इतनी समझ सबको होती है, और उसी अनुसार वहां पे लाइनें बनाना शुरू कर दें, दिशाओं को दिखाना शुरू कर दें। अब उन दिशाओं के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, कौन सी दिशा उत्तर दिशा है, और आपको अपने घर में तुरंत पता चल जाएगा नॉर्थ ईस्ट में क्या सामान रखा हुआ है, ईस्ट में क्या रखा हुआ है, साउथ ईस्ट में क्या रखा हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि प्लॉट की साइज के हिसाब से क्या दिशाओं का इम्पैक्ट पड़ता है, छोटी या बड़ी, क्या इसको कंसीडर करेंगे? देखो, उससे कुछ नहीं होता। 100 गज का मकान है, 50 गज का मकान है, 500 गज का मकान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिशाएं वैसी ही रहनी चाहिए, दिशा बस करेक्ट कीजिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं दिमाग लगाना। सिर्फ आपने इतना समझना है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर साफ सफाई रखे, कोई भी भारी सामान नहीं होना चाहिए, वहां पर किसी भी प्रकार से पानी स्थापना कर दें, जल की स्थापना कर दें, चाहे एक छोटा सा घड़ा, उसमें पानी भर करके रख दें, फिर अगले दिन पलट दें, फिर नया ताजा पानी रख दें। ये काम नहीं कर सकते तो वहीं पर वाटर टैंक बनवा लें, वाटर टैंक नहीं बनवा सकते तो ये घड़े वाला प्रयोग कर लें। अगर फिर भी ज्यादा बाधाएं आती हैं, नीले रंग के 9 गमले लें, छोटे छोटे पौधों के, कोई ईशान कोण में रख दें, धन आना शुरू हो जाएगा। उत्तर दिशा, सर केवल 9 गमले की पौधों सहित? गमले गमले, उसमें छोटे छोटे पौधे लगा दीजिए, देखने में भी सुंदर लगेंगे, जो ज्यादा बड़े ना होते हैं। थैंक यू सर। इसी प्रकार से उत्तर दिशा में आप ग्रीन कलर का पेंट करा दें, हल्के कलर का पेंट करा दें, स्काई ब्लू का पेंट करा दें, तो आपके लिए अच्छा है। वहां पर भी कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, पानी वहां पर भी अच्छा माना जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम वहां पर कुछ गलत चीजें रख देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होती है, अग्निकोण जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर आप क्रीम कलर भी करवा सकते हैं। क्रीम कलर का पेंट करा दीजिए, उससे भी काफी फायदा है। एक तरह से ये 3 जो मैंने कॉर्नर बताए हैं, 3 ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। ईशान कोण गुरु को, अग्निकोण शुक्र को, और उत्तर दिशा बुध को। तो शुक्र, गुरु और बुध,
ये 3 ग्रह जब आप अच्छे कर देते हैं अपने घर में, तो अपने आप ही धन के मार्ग खुल जाते हैं। ज्यादा धन कमाना है तो चंद्रमा को और खोल दो, चंद्रमा यानी जल। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जितना ज्यादा जल बहेगा उतना ही चंद्रमा आपका एक्टिवेट रहेगा, और जितना चंद्रमा आपका एक्टिवेट रहेगा उतने ही ज्यादा आप सोशल हो जाओगे, और जितने ज्यादा सोशल होंगे उतना ही आपका दायरा बढ़ेगा, और जितनी ज्यादा सोसाइटी में आपकी पूछ होने लगेगी उतना ही धन बढ़ता चला जाएगा। नेटवर्किंग आपकी जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा धन मल्टीप्लाई होकर आएगा। ज्यादा धन कमाना है तो नेटवर्किंग करना शुरू एक प्रश्न है। रेणु जी बताइए। कई बार हम देते हैं आवाज कट गई, आवाज कट रही है। हेलो, हाँ हाँ अब आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सेम घर में हस्बैंड भी है क्या, वाइफ भी है क्या, पर उन दोनों में से एक की इनकम काफी अच्छी होती है, एक के पास बहुत धन आ रहा होता है, दूसरे के पास नहीं आ रहा होता है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, रेणु जी कह रहे हैं पति पत्नी में एक के पास धन आ रहा है, दूसरे के पास धन नहीं आ रहा है, ये बात है। अब ये बात अंदर की मत हाँ पूछो जी। रेणु जी, जो इसका असली कारण मैं चाह के नहीं बता पाऊंगा, ये बड़ी गहरी बात है। और रही वास्तु तो की, ये बहुत हाँ गहरी जी। बात है, वाइब्रेशंस का खेल है सारा। अगर देखिए हस्बैंड ओके। वाइफ में इस प्रकार से किसी भी तरह का ये उठा पटक है कि एक के पास धन आ रहा है, एक के पास धन नहीं आ रहा है, इसके पीछे नंबर 1 तो के ग्रहों की दशा उस समय जिम्मेवार हो सकती है, पर इसका वास्तु से ओके। बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है। मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा, वास्तु से बड़ा रिलेशन नहीं है, परंतु उनके सोच से बहुत ज्यादा फर्क कि एक आदमी अपनी सोच को कहां पर इम्प्लीमेंट करता है। और कोई प्रश्न? सर एक गुरुजी नाम, हाँ बताइए एक बताइए। प्रश्न है, पालन देवता का आपने बताया, पालन देवता जो निकल रहे हैं वो आत्मकारक भी मंगल है और निकल भी मंगल ही रहे हैं, मतलब 8 नंबर आ रहा है इसमें। आपने कहा आत्मा कारक ग्रह मंगल है, और उसमें मंगल, अमात्य कारक ग्रह कौन से है? अमात्य कारक, सॉरी, अमात्य कारक जो है वो मंगल आ रहे हैं, और ठीक है। आपने नवमास में बोला वो भी मंगल ही आ रहे हैं, 8 नंबर, मतलब नहीं नहीं, नवमांश में मंगल कौन से भाव में बैठे हैं वो देखो। वो उसमें बैठे हैं आराम से चेक कर लो, कोई तो नहीं, आराम से चेक करो, ये गलत बोल दोगे तो मेरे लिए नहीं नहीं, समस्या वो हो जाएगी। फोर्थ में है। फोर्थ एंड हाउस में आप देखिए, फोर्थ से छठा गिनिए, फोर्थ हाउस से नंबर 6 तक 9, गिनिए, मतलब 9th में पे जाइए, तो नवम में कौन बैठा है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि बैठी, यहाँ कोई ग्रह है? कोई नहीं। हाँ, तो फिर मंगल हो गए। हाँ ठीक वही है, मंगल आ रहा है। हाँ फिर मंगल हो गए तो हनुमान जी के पीछे लग जाए। पर गुरु जी यही मेरा प्रश्न था, जब हमने D20 था तो उसमें जो 4th हाउस में बुध उच्च का आ रहा था, उसमें आपने मेरे को बताया था कि कृष्ण जी जो हैं वो कालिया नाग के ऊपर जो हैं मतलब नृत्य करते हैं, उनकी पूजा करनी है। प्रियंका जी, हर गृहस्थ जीवन में हमारे यहाँ 5 देवताओं की पूजा करने का विधान बताया है। पहले तो चीजों को समझिए, आपको अलग अलग समय पर हम गृहस्थ व्यक्तियों को पूजा करनी पड़ती है। हमारे जब शादी होती है, बच्चा होता है, तो हमें कुल देवी देवता पर जाना पड़ता है, हमें फिर अपने पितृ देवताओं को नमन करना पड़ता है, फिर हमारा
जो घर में बड़े बुजुर्ग जिन देवताओं की पूजा या मान्यता करते आए हैं, मतलब डेली जिनकी पूजा होती है घर में, उन देवताओं को नमन करना पड़ता है। तो हर गृहस्थ को 5 देवी देवताओं का पूजा करने का उद्देश्य आया है। तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइए कि मैंने T20 चार्ट से कृष्ण भगवान को बताया तो यहाँ पर मैं हनुमान जी बताऊं या मंगल ग्रह के लिए कार्तिकेय बताऊं, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये पालन देवता है। वो D20 चार्ट आपके प्योर भक्ति मार्ग का चार्ट है, साधना मार्ग का चार्ट है। हनुमान जी यहाँ पर आ रहे हैं धन देने के लिए, ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं ले जा रहे। जैसे हम क्या, हमारे बड़े बुजुर्ग महिलाएं होती थी, घर में कोई बच्चा बीमार होता था, वो किसी देवता के नाम का पैसा या प्रसाद देती थी। सिंपल, अपने इंडिया में ये बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस चलती है, महिला या पुरुष। आज भी मेरे पास एक पति पत्नी आए और उनकी वाइफ ने कहा कि मेरी बेटी बीमार थी, तो मेरे हस्बैंड ने वैष्णो देवी जाने का बोला था, तो ये गए नहीं। अब इनकी प्रमोशन रुक गई। तो मैंने कहा इतनी सी बात है भाई, अपने वहां हुए आओ, मन में क्यों बहम रखते हो? जब आपने बोला था, तो उनकी मान्यता है कि बोलने के बाद मेरी बेटी ठीक हो गई। तो उन्हें मैंने कहा चले जाओ, तो चले जा रहे। तो ये हमारे यहाँ पर बहुत सामान्य सी प्रैक्टिस है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। वो अलग जर्नी है, ये अलग जर्नी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है, सर चर्चा शुरू हुई थी लग्नेश जहाँ पे बैठेंगे वहां से धन की प्राप्ति होगी, ठीक है सर? बुद्धि वहां पर इम्प्लीमेंट होगी लक्ष्मी जी, डायरेक्ट धन नहीं आएगा, इनडायरेक्ट। बोलने के शब्दों में फर्क है। हाँ, शब्द उत्तर ये था, धनवान व्यक्ति धन कमाता है, चाहे थोड़ा कमाए चाहे ज्यादा कमाए। अगर ज्यादा कमाना है तो उसे उसमें क्रिएटिविटी को शामिल करना पड़ेगा। अगर वो क्रिएटिव कर देगा तो फेमस हो जाएगा। जी सर। सर जैसे मान लीजिए कि लग्नेश चतुर्थ भाव में चले जाते हैं तो वहां से कंफर्ट का जोन है, वहां से पैसा आएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे रुकती है, पैसा नहीं आएगा लक्ष्मी जी, आपने गलत चीज को पकड़ लिया। बुद्धि वहां पर जाएगी, बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन वहां पर होगा। पैसा वहां से नहीं आएगा, बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन। अगर लगने छठे में गया तो बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन छठे में लग जाएगा, बुद्धि वहां पर चली जाएगी हमारी। ना चाह करके भी हमें बुद्धि से वो सब सोचना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे। अगर लगन का लॉर्ड चौथे में चला गया तो घूम घूम करके घर की चिंताएं, परिवार, ये सब आ जाएगा हमारे ऊपर। हमको वो कहते हैं इसके बारे में आगे दुकान पीछे मकान, कि आदमी दुकान भी करता है तो पीछे मकान रखता है कि घर में से अंदर से दुकान में घुस जाऊंगा, दुकान से घर में घुस जाऊंगा। मतलब वो अपने घर के नजदीक रहना चाहता है, घर के पड़ोस में रहना चाहता है, और तो और घर में रहना चाहता है। तो वो इन तीनों स्थितियों में चाहता है, या तो मैं घर पे रहूं, या घर के अंदर ही दुकान कर लूं, या आस पड़ोस मोहल्ले में कर लूं कि मैं पैदल चलता चलता घर चला जाऊं, घर से दुकान। मतलब अपने ऑफिस को पास रखना चाहता है, ये उसकी दिली तमन्ना है। पर हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं, ये भी मैं बता दूं, जरूरी नहीं कि किसी का कह दो आप तो वो वैसा हो, पर उसका दिल चाहता है, उसका मस्तिष्क चाहता है काश ऐसा हो तो अच्छा हो। दोनों बात को ये आप उसको मत सोचिए कि अगर चौथे में बैठा तो चौथे से धन आएगा, तो ऐसा नहीं। दो चीजों को एक साथ जोड़ रही हूँ, ये मेरा कंफ्यूजन है। तो इस तरह से मैंने तो ये कहा था, बुद्धि, जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा वो कुछ कर लेगा। जैसे एक व्यक्ति ने लिखा था, कैटरीना के कान में सलमान ने कहा पकोड़े खाओ दिनेश की दुकान से, तो पकोड़े बेचता था। तो बहुत बड़ा बोर्ड लगाया। किसी समय जब कैटरीना और सलमान की स्टोरी चलती थी तो उस टाइम की
बोर्ड बनवा दिया उसने। कैटरीना के कान में सलमान ने कहा पकोड़े खाओ दिनेश की दुकान से, कुछ ऐसा बना दी उसने, कुछ राइम्स तैयार कर दी। तो लोग उसी देखने आते थे, देख क्या लिखा है, देख क्या आया है, तो उस चक्कर में लोग पकोड़े खा लेते थे। तो उसने क्रिएटिविटी जोड़ी ना, उसने अपनी सेल बढ़ा ली, सिर्फ मात्र ये लिखा। अब बोर्ड तो हर कोई लगाता है, फलाना राम पकोड़े वाले, फलाना राम ठिकाने वाले, पर उसने नया काम कर दिया, एक अलग इनोवेशन कर दिया। उस इनोवेशन से ये हुआ कि लोग उसके पास अगर 10 आते थे दिन में तो उसके पास 15 आने लगे। ये है पंचम भाव को इन्वॉल्व करने। कई दुकानें जाते हैं ना आप, कभी हरिद्वार जाएं तो वहां लिखा होता है खाना हीरो दाम जीरो, खाना हीरो दाम जीरो, बल्कि ऐसा होता थोड़ी है। एक बार हमने भी खाया था तो खाना जीरो था और दाम हीरो थे, उल्टा मिला था। पर आदमी अट्रैक्शन में आ जाता है। और कोई बताएं भाई। गुरुजी, इनके जैसे आप 6, 8, 12 के बोल रहे हैं, उनके उपाय क्या होंगे अगर हम किसी का भी आ रहा होगा तो? सबसे पहला उपाय उन्हें कहीं किसी एक अपने हितैषी आदमी को समझ ले और उनसे सलाह लिए बगैर कोई काम ना करे। पहला उपाय। इन लोगों के साथ संकट एक ही होता है कि कई बार ये अपने हितैषी सही ढंग से चुन ही नहीं पाते, या बदकिस्मती ये रहती है कि इनके हितैषी इनके साथ ज्यादा समय टिक नहीं रह पाते। अगर हो सके तो इन्हें अपने माँ बाप को, बड़े बुजुर्ग को, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो इनसे स्नेह रखते हो, प्रेम रखते हो। उन्हें बड़े बुजुर्गों से पूछना जरूर चाहिए, बिना पूछे कोई काम ना करे। अगर वो एक सिंपल फोन ले रहे हैं, फोन बेशक 15,000 का ले रहे हैं, पर 4 लोगों से डिस्कस करके ले, तो उससे इनका बहुत बचाव हो जाएगा। कभी भी एक्साइटमेंट में, इम्पेशंस में आकर के, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कभी डिसीजन ना ले। जिनका भी 6, 8, 12 होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आकर के वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले जाते हैं। उनके साथ ये बहुत दूसरी चीज, किसी के बहकाए में ना, क्योंकि ये इम्प्रेशन में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, और जब किसी के इम्प्रेशन में आते हैं तो बिल्कुल फूल के कुप्पा हो जाते हैं। मतलब जिसको लाइक कर लेते हैं उसके लिए वो उनकी जिंदगी में सब कुछ हो जाता है, और जिसको डिसलाइक कर लेते हैं तो उसको बिल्कुल काट के साइड में फेंक देते हैं। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं। प्रेम करते हैं तो एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, रिवेंजफुल रह जाते हैं तो भी एक्सट्रीम लेवल पे हो जाते हैं। तो ये बैलेंस नहीं क्रिएट करता। तो इनको बैलेंस क्रिएट करने के लिए अष्टांग योग का सहारा लेना चाहिए। प्रॉपरली अष्टांग योग सीखना चाहिए, प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए अष्टांग योग की, और प्रॉपरली अष्टांग योग को सीखना चाहिए। पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग लिखे थे। पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, करना चाहिए, वैसे ही दोष दूर हो जाता है। ये कुछ मैं ऐसे प्रैक्टिकल उपाय आप लोगों को बता रहा हूं। लग्नेश 12वां किसका है? लग्नेश 12वां किसका है? मेरा। हाँ, तो आप बिल्कुल अष्टांग योग पढ़ना शुरू कर दे। सर क्या होता है अष्टांग योग इसमें? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 लिम्स हैं योगा के। प्रॉपर योगा यही है, प्रॉपर योग यही है, योग दर्शन यही है। इससे ना आपको बहुत अच्छी वो मिलेगी, मतलब गलतियां बहुत कम करोगे। लग्नेश 12वें में बंदा इंटेलिजेंट होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना।
किसी को भी मत बोलना कि लग्नेश 6, 8, 12 वाला बेवकूफ होता है, ये गलती से भी मत बोलना। मैंने देखा है अपनी लाइफ में 6, 8, 12 वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। समस्या एक यही होती है, बस उनके साथ गुमराह हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा, या तो एक्साइटमेंट में आकर के, या वो एकदम से घबरा करके, या दूसरे पे विश्वास करके डिसीजन ले जाते हैं और वो उनके ऊपर उल्टा पड़ता है। तो उसे गलत इसलिए माना जाता है कि भगवान ने सारी समझ दी होती है उनको, बुद्धि अच्छी दी होती है, उसके बावजूद वो गलती कर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इनके पास दिमाग नहीं होता या उन्हें सब होता है, सारी चीज, पढ़ाई पुढ़ाई अच्छी कर लेंगे, पीएचडी तक कर लेंगे, तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई ये पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते, सब कुछ होता है। इसीलिए कहता हूँ इनको हमेशा सेफ हैंड रखना चाहिए, अपने हितैषी को रखना चाहिए, एक ऐसा हितैषी जो चाह करके भी इनके साथ गलत ना कर सकें, और आज की दुनिया में माँ बाप ही होते हैं, मेरा अपना ऐसा मान। सर मेरे और तो माँ हस्बैंड बाप बड़ा नहीं सपोर्ट करते हैं। है जी, तो हाँ बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे तो हितेशी। अभी तो पापा नहीं है, तो उसके बाद तो मतलब मैरिज के बाद तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर चीज में, मतलब मैं पूछ पूछ के करती हूँ, तो बहुत सपोर्ट है उस चीज में। आप कह रहे हैं हितेशी, तो कौन है स्पोर्टिंग? हस्बैंड। अरे तो उनसे बिना पूछे कुछ मत करना। सर नहीं, मैं नहीं करती बिना यानी पूछे। बहुत अच्छा करते हो प्रियंका जी, ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं गारंटी देता हूँ आप कभी गलती नहीं खाएंगे। सर अगर बहुत आपके, मतलब हर चीज सही राह दिखाते हैं हर चीज में। हाँ नहीं बिल्कुल, देखिए इससे बढ़िया आज के जमाने में क्या हो सकता है, अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो अच्छे व्यक्ति हैं, तो मैं ये कहता हूँ कभी भी ऐसे में उनके विश्वास को नहीं तोड़ना है। हर बात पूछने में कुछ नहीं, कम घिसता, भाई क्या घिसता है? मैं तो सब्जी लेने भी अपनी वाइफ से पूछ के जाता हूँ। सब्जी तो वही बताइए वो क्या लगती है। वो कह, वो कहती है सब्जी ले आओ तो मैं ले आता हूँ, वो कहती ना ले आओ तो फिर मैं ग्रोफर से मंगा लेता और हूँ। पूछने में क्या? अष्टम के गुरु के लिए कुछ बताइए। अष्टम में गुरु लक्ष्मी जी अच्छा होता है, पर किस मामले में ये भी हमें देखना होगा। सर उनके मामले में अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं अच्छा हो सकता है अच्छा हो, पर उसके लिए लग्नेश का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और कुछ गलत योग जो अक्सर कुंडली में चीज को खराब कर जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। जैसे कि सूर्य शनि एक साथ नहीं होना चाहिए, शनि मंगल एक साथ नहीं होने चाहिए, सूर्य गुरु एक साथ नहीं होने चाहिए, राहु और शुक्र एक साथ नहीं होने चाहिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर ये योग ना हो और गुरु अष्टम में हो तो व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बना देता। पर अगर लग्नेश कमजोर है और कुछ ये उल्टे सीधे दाएं बाएं के योग हैं, तो फिर गुरु अष्टम में जा करके कई तरह के कष्ट देता है। अगर वो किसी महिला के चार्ट में है तो स्थिति और खराब हो जाती है। और अगर आप पूछते हैं कि साहब वैसे सामान्य तौर पे अष्टम का गुरु कैसे, तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा भाई, क्योंकि धन भाव को देखता है। और मैंने अपने जीवन में देखा कुछ लोगों की कुंडलियों में जो मल्टी करोड़ मतलब टाइकून है, मतलब बिजनेस के अपने फील्ड के, जिनका गुरु अष्टम में बैठा हो, ये किस तरह की पर बीमारी? उनको पुत्र संतान नहीं है। एक को पुत्र संतान है पर बेकार है, नकारा है, मतलब उनको संतान के विषय में कोई खास सुख नहीं है। पैसे वाले तो बहुत है वो, तो डिपेंड ऑन किस राशि में बैठा है, वो पूरी कुंडली देख के लक्ष्मी जी समझ में आएगा। ठीक है सर,
थैंक यू सर। और कोई? सर आदमी नौकरी से पैसा कमाएगा या बिजनेस से कमाएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत आसान प्रश्न पूछा रेणु जी आपने, ये तो प्रताप जी से ही पूछ लेते हैं। सर आपकी बात तो अलग है। देखो रेणु जी, सिंपल है, जिसका छठा भाव और 10वां भाव देख लिया करो आप, कि छठा भाव स्ट्रॉन्ग है कि 10वां भाव स्ट्रॉन्ग है, दोनों का कंपैरिजन कर लिया करो, उसी से पता चल जाएगा। सर्वाष्टक वर्ग में बिंदुओं से लगा करके भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा उसमें भी क्लियरली आ जाता है। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना ज्ञान बांटने के लिए।